एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फसल के विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, मतलब जो फसलों के जो हैं उनका उपयोग मतलब किस प्रकार से किया जा सकता है, तो उसके वर्गीकरण की हम इस वीडियो में बात करेंगे। और ये वीडियो कक्षा 11-12 और जो एग्रीकल्चर एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम हर वीडियो में बता चुके हैं। तो ये वीडियो हमारी चौथे नंबर की वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो फिर करते हैं इसे देर न करते हुए वीडियो को शुरू। तो इसमें पहले बात करेंगे तो जो उपयोग है, मतलब उपयोग के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है फसलों का, तो उसमें पढ़ेंगे हम पहले हरी खाद की फसलों को, मतलब हरी खाद की फसलों में इसे वर्गीकृत किया गया है। तो इसको पहले पढ़ते हैं हरी खाद को। तो इसमें है मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाने के लिए आमतौर पर दलहनी फसलों को उगाते हैं। मतलब मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ बढ़ाए जाते हैं उनके लिए जो आमतौर से दलहनी फसलों को उगाते हैं। इन्हें खेत में उगाकर कुछ समय बाद वहीं खेत में दबा दिया जाता है। मतलब जो हरी फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, उन्हें जो है वो उगाने के बाद उन्हें दोबारा से मतलब खेत में ही दबा दिया जाता है। मतलब इनमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक मतलब आदि बढ़ानी हो तो भी दलहनी फसलें मतलब हरी खाद के लिए उगाते हैं। मतलब जब मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ानी हो तो उसके लिए जो है दलहनी फसलों को उगाते हैं, हरी खाद के रूप में उन्हें उगाते हैं। जैसे प्रमुख फसलें हैं, तो फसलें कौन कौन सी, जैसे मूंग है, सनई, लोबिया, ढैंचा, मसूर, मोठ और बरसीम आदि फसलें हैं जो हरी खाद के रूप में प्रयोग की जाती हैं। ये पहला हो जाता। अब आगे बात करते हैं, पहला वर्गीकरण हो जाता है। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा वर्गीकरण है मृदा आरक्षण फसलें। तो मृदा आरक्षक फसलें। तो ये जो हैं इस वर्ग की फसलें जो भूमि को अधिक से अधिक जो आच्छादन प्रदान करती हैं और जिससे मृदा में वायु एवं जल द्वारा होने वाले कटाव से बचाया जाता है। जैसे कौन कौन सी फसलें, जैसे मूंग है, उड़द है, लोबिया है। इसकी प्रमुख फसलें और भी हैं, अनेक हैं। तो ये हो जाती है मृदा आरक्षक फसलें। अब आगे बात करते हैं तीसरे नंबर की। तो तीसरे नंबर पे जो वर्गीकृत किया गया है नकदी फसलें, मतलब कैश क्रॉप्स। तो ये जो हैं इन फसलों को कृषक पूरा का पूरा जो है उपयोग में न लेकर मतलब नगद बेचता है इन्हें। मतलब इन्हें उपयोग में नहीं लेता, डायरेक्ट नगद बेचने के उद्देश्य से जो है फसल को उगाता है। तो और उन पैसों से बीज, मतलब जो फसल है उसे बेचने के बाद जो उनसे जो आय प्राप्त होगी उससे जो है उन पैसों से बीज, खाद तथा घरेलू सामान खरीदता है। मतलब उन पैसों जो या तो बीज खरीदेगा या खाद खरीदेगा या घरेलू खर्च में वो खर्च करेगा। अब इस वर्ग की जो फसलें हैं वो जैसे गन्ना है, सरसों है, मूंगफली है, आलू है और तंबाकू आदि फसलें ये आती हैं। अब आगे बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर का वर्गीकरण है कि अंतर्वर्तीय फसलें। मतलब अंतर्वर्तीय फसलें जो होती हैं वो कौन सी हैं। तो अंतर्वर्तीय फसलें हैं जैसे किन्हीं कारणों से जब प्रमुख फसलें खेत में नष्ट हो जाएं, मतलब जो कुछ मेन फसलें होती हैं वो अगर नष्ट हो जाती हैं या बोने में देर हो जाए तो उसके स्थान पर कम समय में तैयार होने वाली फसलों को जो है अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। मतलब अंतर्वर्ती फसलें वो होती हैं, मतलब या तो बोने में देरी हो जाए या किसी कारणवश फसल नष्ट हो जाती है, मतलब कम समय में ही फसल को लेना अंतर्वर्ती फसल कहलाता है। अब दूसरा तरीके से दिया गया है कि दो मुख्य फसलों के बीच यदि कोई शीघ्र तैयार होने वाली फसल ली जाती है तो उसे अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। मतलब दो फसलें हैं, दो फसलें मुख्य हैं जिनमें से जो है उनके बीच में कोई शीघ्र तैयार होने वाली फसल बो दी जाती है, उसे ही अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। जैसे मक्का और गेहूँ के बीच के समय में तोरैया ले लेना। मतलब जैसे मक्का की और गेहूं की खेती करते हैं तो उसके बीच में तोरैया की खेती ले ली जाती है। तो ये जो है अंतर्वर्ती फसलें हैं। अब इस वर्ग में जैसे चना है, मूंग है, सावा है, व तोरैया, लाही जिसे हम लाही बोलते हैं, ये आदि प्रमुख फसलें हैं। तो अब बात करते हैं हम आगे पाँचवें नंबर की। तो पाँचवें नंबर का जो है पाँचवें नंबर का आ जाता है कीट आकर्षित
फसलें, मतलब कीट आकर्षित फसलें। तो ये जो हैं कभी कभी प्रमुख फसल को कीट पतंगे या बीमारियों से बचाने के लिए खेत के चारों ओर एक किनारे पर अन्य फसलें उगा लेते हैं। मतलब कभी कभी मतलब जो कीट आकर्षित फसलें होते हैं तो उनके मतलब जो जैसे मैन क्रॉप्स होती है उसके सहारे सहारे जो है जो कीट को आकर्षित कर लेती है ऐसी फसल बो दी जाती है। तो और जो खेत की प्रमुख फसल के कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उन्हें आक्रमण से बचाती है। जैसे कि कपास की फसल को कपास की गुलाबी कीट से बचाने के लिए कपास के चारों ओर भिंडी की फसल उगाते हैं। इस प्रकार की जो है भिंडी ट्रैप क्रॉप्स कहलाती है। तो भिंडी की जो है इस प्रकार की कौन सी फसल कहलाती है? भिंडी ट्रैप क्रॉप्स कहलाती है। मतलब कपास की फसल बचाने के लिए गुलाबी जो कपास में गुलाबी कीट लगता है जो कपास को अधिक नुकसान पहुंचाता था, उसके चारों ओर पास जो है भिंडी बो दी जाती है, जिससे जो है कीट उस भिंडी पर आकर्षित हो जाते हैं, कपास पर नहीं लग पाते हैं। तो ये हो जाती है कीट आकर्षक फसलें। आगे बात करते हैं रक्षक फसलें। तो रक्षक फसलें हैं इन्हें मुख्य फसल की रक्षा के उद्देश्य से खेत के चारों ओर बोया जाता है। मतलब इन फसलों को जो है जो रक्षक फसलें होती हैं इन्हें मतलब खेत के चारों ओर बोया जाता है, मतलब उसकी रक्षा करने के लिए। जैसे गन्ना के चारों तरफ जूट बो दिया जाता है, अरंडी अरहर आदि बो देते हैं और मक्का के चारों ओर ज्वार को भी बो देते हैं। तो ये रक्षक फसलें हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं पोषक फसलें। पोषक फसलें जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो ये है जब किसी फसल को मिलाकर बोने से दूसरी फसल को लाभ होता है तो उसे पोषक फसलें कहते हैं। मतलब जब किसी फसल को हम मिलाकर बोएंगे तो उसमें जो दूसरी फसल को लाभ अधिक हो जाता है तो उसे ही पोषक फसल कहते हैं। जैसे गेहूं के साथ चना बोने से गेहूं को चना द्वारा लाभ होना। मतलब जैसे गेहूं बोते हैं, गेहूं के साथ चना बो देते हैं तो उसमें जो है चना को लाभ हो जाता है, क्योंकि चना जो है वायुमंडल नाइट्रोजन का यौगीकरण करके गेहूं को नाइट्रोजन की प्राप्ति करता है। अतः चना जो है पोषक फसल है एक। तो ये हो जाती है आपकी पोषक फसलें। अब आगे बात करते हैं 8वें नंबर की। जो 8वें नंबर आपका वर्गीकरण किया गया पौधे के आधार पर, तो यह 8वां नंबर सहचर या सहयोगी फसलें। तो इसमें जो है जब एक ही मौसम में दो फसलें इस प्रकार साथ साथ बोई जाती हैं कि दोनों फसलों के बीच अलग अलग पंक्ति में ही जिससे एक दूसरे की उपज को कोई हानि नहीं पहुंचती है तो उन्हें सहयोगी फसलें कहते हैं। एक ही मौसम में जब दो फसलों को एक साथ बोई जाती हैं तो दोनों फसलों के बीच में जो अलग अलग पंक्ति में जिससे एक दूसरे की उपज को कोई हानि नहीं होती है, मतलब नहीं पहुंचती, तो उन्हें सहयोगी फसल कहते हैं। जैसे मक्का की दो पंक्तियों के बीच में एक पंक्ति उर्द की लगा देना। जैसे दो पंक्ति मक्के की है तो उसमें एक पंक्ति जो है उर्द की लगा दी जाती है, जिससे उसका नुकसान नहीं होता है। तो ये आपकी सहचर या सहयोगी फसलें हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं 9वें नंबर में। तो 9वां नंबर जो वर्गीकरण किया गया है वो है शिकारी या गलगोटू फसलें। जो शिकारी या गलगोटू फसलें हैं तो इनका वर्गीकरण ये वे फसलें होती हैं जो अपनी उपस्थिति द्वारा फसल को अवांछित पौधों से छुटकारा दिलाती हैं। जैसे सनई बरसीम खरपतवार की वृद्धि पर बुरा प्रभाव डालती हैं। तो ये हो जाती हैं आपकी शिकारी फसलें। अब आगे बात कर रहे हैं मतलब सहायक फसलें। मतलब जो सहायक फसलें होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो सहायक फसलें हैं जैसे सहायक फसलें किसी फसल की उपज बढ़ाने के लिए बोई जाती हैं। मतलब जो सहायक फसलें होती हैं किसी फसल की उपज बढ़ाने के लिए बोई जाती हैं। जैसे ज्वार के साथ ग्वार बो दिया जाता है, बरसीम के साथ सरसों को मिलाकर बो दिया जाता है। तो ये सहायक फसलें हो जाती हैं, एक फसल के साथ दूसरी फसल का लाभ प्राप्त करना। तो ये आपकी सहायक फसलें हो जाती हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को इसे लाइक ज़रूर करें और वीडियो को इसे शेयर ज़रूर करते रहें। तो अब आगे बात करते हैं हम 11वें नंबर की। तो नाभिक के जो नाभिकीय फसलें हैं वो कौन सी होती हैं? तो नाभिकीय फसलें हैं किसी क्षेत्र के फसल चक्र में सबसे अधिक आर्थिक लाभ देने वाली फसल को नाभिकीय फसल कहते हैं। मतलब किसी भी क्षेत्र में फसल चक्र में सबसे अधिक आर्थिक लाभ देने वाली फसल को ही नाभिकीय फसल कहते हैं। जैसे शहरों के निकट सब्जियों की फसलें उगाना, मतलब वहाँ से
जल्दी बाज़ारों में उपलब्ध कर दी जाती है, जिससे अच्छी आय प्राप्त हो जाती है। तो ये होती हैं नाभिकीय फसलें। अब बात करते हैं 12वें नंबर में, ट्रक फसलें कौन सी होती हैं। तो ट्रक फसलें जो हैं वे होती हैं ऐसी फसल मतलब जिनकी प्रति हेक्टेयर पैदावार टनों में होती है। तो ट्रक फसल उन्हें कहते हैं मतलब जिनकी पैदावार जो है हेक्टेयर में मतलब प्रति हेक्टेयर में टनों में होती है, तथा जिन्हें दूरस्थ बाजारों में भेजने के लिए पैदा किया जाता है। मतलब जब उनकी टनों में उत्पादन होगा उनका, तो उन्हें जो है ट्रक में भरकर दूसरे स्थान पर उन्हें बाज़ारों में जो है स्थानांतरित किया जाएगा। जैसे कि आलू है और अन्य सब्जी भी यहाँ है। तो ये हो जाती है आपकी 12वें नंबर का। 13वां नंबर है कि कृषित फसलें कौन सी होती हैं। तो कृषित फसलें हैं इसमें। तो कृषित फसलों को बोने से पहले खेत की जुताई की जाती है। जो कृषित फसलें होती हैं उन्हें बोने से पहले खेत की जुताई की जाती है। जैसे चावल, गेहूँ, चना, जो मक्का, बाजरा, गन्ना, कपास, आलू आदि इस प्रकार की फसलें हैं। अब आगे बात करते हैं 14 नंबर की। 14वां नंबर है कि मार्ग रास्ता फसलें कौन सी है। मार्ग रास्ता फसलें कौन सी। तो कुछ फसलें खेत के मार्ग के किनारे लगाई जाती हैं, इसलिए इनको मार्ग फसलें की जाती कहते हैं। जो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन्हें मार्ग के सहारे लगाया जाता है, उन फसलों को ही मार्ग फसलें कहते हैं। जैसे कि फसल में अरहर, ढैंचा और सीसल सीसल सम्मिलित फसलें हैं। अब आगे बात करते हैं 15वें नंबर में। तो 15वें नंबर में है ब्रेक फसलें। यदि किसी फसल चक्र में एक ही फसल निरंतर हर साल उगाई जाती है तो खेत की जो उर्वरता कम हो जाती है। मतलब जब किसी भी फसल चक्र में एक ही फसल को जो है निरंतर हर साल उगाया जाएगा तो उसकी उर्वरता कम हो जाएगी। ऐसी दशा में किसी मौसम में दलहन का फसल उगाई जाती है। मतलब दलहन की फसल उगाई जाती है, सॉरी। तो जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और सभी दलहनें ब्रेक फसल के बीच वर्ग में आ जाती हैं वो। तो ये हो जाती है ब्रेक फसलें। अब आगे बात करते हैं हम प्रतिद्वंदी फसलें। तो इनकी बात करेंगे तो इनमें है ऐसी फसलें जो एक दूसरे की प्रतिद्वंदी हों तथा जिनको मिश्रित करके न बोया जा सके। जैसे मक्का और लौकी, कद्दू इत्यादि। मतलब मक्का और लौकी को एक साथ मिक्स करके नहीं बोया जा सकता। तो ये प्रतिद्वंदी फसलें होती हैं। बात करते हैं 7वें नंबर में ऊर्जा फसल। मतलब ऊर्जा फसलें कौन सी होती हैं। एनर्जी क्रॉप्स। तो जिन फसलों में एथानॉल एवं मदिरा इत्यादि प्रांत की जाती हैं। मतलब जैसे गन्ना, आलू, मक्का और टोपिक्यो। मतलब ऐसी फसलें हैं जिनसे एथेनॉल और मदिरा का प्रांत की जो की जाती है, मतलब उत्पादन किया जाता है। तो उन्हें जो है ऊर्जा फसलें कहते हैं। अब आगे बात करते हैं 18वें नंबर। 18वां की उर्वरता राही उर्वरताहारी फसलें कौन कौन सी होती हैं। तो जिन फसलों से उर्वरता कम हो जाती है उसे उर्वरताहारी फसल कहते हैं। मतलब जिन फसलों से उर्वरता कम हो जाती है तो उनके लिए ही उर्वरताहारी फसलें कहते हैं। जैसे चावल है, गेहूँ है, जो है मक्का है और आदि फसलें हैं। अब आगे बात करते हैं 19वें नंबर का वर्गीकरण। तो 19वें नंबर का वर्गीकरण है कि घास ले फसलें। मतलब घास या ले फसलें। तो ऐसी दो मिश्रित फसलें जिनमें से एक या इस्तेमाल चारे के लिए किए जाएं। जैसे मतलब दो मिश्रित फसलें हैं जिनमें से एक को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सरसों और बरसीम संयोजन है। मतलब सरसों को लिए तो उत्पादन के लिए रख लिया जाता है और बरसीम को चारे के रूप में खिला दिया जाता है पशुओं के लिए। बात करते हैं 20वां जो आपका वर्गीकरण है पौधों के पौधों के आधार पर। तो ये है मल्च फसल। मल्च फसलें कौन कौन सी होती हैं। जिन फसलों को मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उगाया जाता है उन्हें जो है मल्च फसलें कहते हैं। मतलब ऐसी फसलें जिन्हें मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए उगाते हैं उन्हें मल्च फसल कहते हैं। जैसे मूंगफली तथा लोबिया के लिए जो है नमी के लिए नमी रखने के लिए उगा लिया जाता है। तो ये मल्च फसलें हो जाती हैं। तो ये जो है अब इससे आगे की जो बात करेंगे हम सस्यावर्तन या फसल चक्र मतलब क्रॉप रोटेशन की जो बात करेंगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
और ये वीडियो जो है हमने पहले बता दिया, अगर एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसका पीडीएफ जो है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्रीकल्चर स्टडी बीके के नाम से सर्च मारें टेलीग्राम पर, तो आपको वहाँ पर ऊपर ही शो कर जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और तो फिर इसी तरह से हम मिलते हैं अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए बाय।